नमस्कार दोस्तों। दोस्तों इस सेशन के अंदर हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया पार्ट और वो है पार्ट नंबर 15। ये जो बच्चे पार्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में है जिसके बारे में आप सभी जानते हो और वो है इलेक्शंस। अब देखो इलेक्शंस ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझना बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है, बहुत ही समझदारी का काम है क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसके बारे में लगभग हम अपनी डेली लाइफ़्स के बारे में लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। इट इज़ अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट मैटर व्हेन इट कम्स टू आवर सोसाइटी और आवर डिस्कशंस इन द सोसाइटी जो हम लोग देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स, हम खुद, हमारे फ्रेंड्स इन्वॉल्व रहते हैं इन सारी चीज़ों में। तो ये एक बहुत ही जनरल इंपॉर्टेंस का टॉपिक है इसलिए और इसको आपको अच्छे से समझना है, बहुत ध्यान से जानना है क्योंकि बच्चे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आप सभी को याद रखना है कि हमारा एम क्या है? हमारा एम था एक डेमोक्रेटिक कंट्री को एस्टेब्लिश करना और डेमोक्रेसी इज़ वेरी हार्ड टू डेमोक्रेसी इज़ अ टर्म व्हिच इज़ वेरी ईज़ी टू जस्ट से दैट कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। बट प्रैक्टिकली उसको अपने देश के एसेंस में उतार पाना इज़ नॉट ईज़ी और उसके लिए बच्चे एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और वो होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अगर हम सोचें, एनालाइज़ करें कि जो हमारे ऊपर फॉरेन रूल रहा सेंचुरीज़ तक ओवर टाइम हमारी इंडियन हिस्ट्री के अंदर, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा सताती थी या सताती होगी लोगों को, आई गेस वो इसी चीज़ की कमी होगी कि हम लोगों के पास अधिकार नहीं था उन लोगों को चुनने का जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे या फिर करने वाले थे। आई थिंक उसमें एक सोशल एस्पेक्ट तो है ही कि भाई बहुत परेशानी होती है, लोग परेशान करते हैं, आपकी लाइफ बहुत सब्जुगेटेड हो जाती है, वो सब चीज़ें हैं। बट एट द सेम टाइम वो इमोशनल कनेक्ट भी है उसके साथ कि बहुत ही बच्चे पता है क्या है? एक बात मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो ह्यूमन माइंड है, द वे इट वर्क्स उसके लिए जो सर्कमस्टांसेस हैं इन एंड अराउंड हमारी सोसाइटी में नो डाउट दे डू मैटर कि कॉज़ किस परिस्थिति में उसका जो जीवन व्यापन है वो कैसा चल रहा है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट पर्सन इज़ लिविंग, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। बट बच्चे उतना ही महत्वपूर्ण होता है, इनफैक्ट मैं बोलूँगा उससे भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति की मनोदशा क्या है, उसके दिमाग में क्या है। क्योंकि बच्चे डेमोक्रेसी एक बहुत ही बेसिक सोच से जुड़ी हुई है और वो है आज़ादी या फिर एकता या फिर एकाधिकार। ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हम तो किताबों में पढ़ते हैं, कभी फ़ील नहीं करते बट जब हम लोग अपने इमोशनल कॉन्टेक्स्ट को कभी समझेंगे, तब आप यही पाओगे कि इस दिमाग के अंदर बहुत कुछ चलता है, जो रिक्वायर करता है कि दैट देयर हैज़ टू बी अ ट्रू डेमोक्रेसी। आप दुनिया भर में उदाहरण दे सकते हैं, हो सकता है कि जीवन बहुत अच्छा हो सकता है पैसा हो सकता है लाइफ़ बहुत अच्छी हो, बट हर एक वो देश जहाँ पे ये चीज़ मिसिंग है, वो अधिकार, अपने नेता को चुनने का, अपने लीडर को चुनने का, जहाँ पे ये मिसिंग है वहाँ पे एक लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा। क्योंकि इंसानों को बनाया ही इस तरीके से गया है कि हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं अपने प्रेजेंट को, अपने फ्यूचर को। हम खुद डायरेक्टली नहीं कर सकते तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा बंदा कंट्रोल करे जिसको हमने चुना हो। वहीं से ये आइडिया पनपता है बच्चे डेमोक्रेसी का। और हमारे भारतीय संविधान के अंदर तो इसकी महत्वपूर्णता मैं क्या ही बताऊँ क्योंकि हमारा जो हिस्ट्री रहा है वो बहुत ही दुखदायी रहा है। हम लोगों ने बहुत सफ़र किया है इसी चीज़ की वजह से। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, उनके दिल में, उनके दिमाग में बहुत ही अलग जगह थी इस इलेक्शन के पॉइंट की। इसलिए ये जो टॉपिक है ना केवल हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ना केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, सामाजिक ज्ञान के लिए ज़रूरी है, पर हमको अगर अपने देश की तरफ आदर है, रिस्पेक्ट है या फिर हम समझना चाहते हैं अपने देश की सोच सही मायनों में, उसके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आज मेरी कोशिश, पूरी कोशिश इस क्लास के अंदर यही रहेगी कि जब हम इस इलेक्शन से जुड़े हुए प्रावधानों को पढ़ें अपने भारतीय संविधान के अंदर, तो ना केवल हम उनको पढ़ें एक सब्जेक्ट की तरह, एक कानून की तरह, बल्कि हम उसको पहचानें, उसको जानें, उसको अपने अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बनाएँ। और ऐसा हम क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए ही करेंगे क्योंकि कल जब हम उस पे डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखें, तो ऐसा लगना चाहिए पढ़ने वाले को कि ये जो बच्चा है, ये ना केवल समझदार है, ना केवल इसे ज्ञान है कानून का, पर ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। जो चीज़ों को जानता है, समझता है, इसके अंदर रिक्वायर्ड लेवल ऑफ मैच्योरिटी है। हमको वो अपने आंसर्स के अंदर चाहिए। इफ यू आर वांटिंग, इफ यू आर टारगेटिंग कि हम लोगों का केवल सिलेक्शन ना हो, इन फैक्ट वी शुड बी द वन्स जो टॉप में हो, तो हमको ये सारी बातें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है? तो आप बड़े ध्यान से बच्चे सुनिएगा, समझिएगा और मैं तो यही बोलता हूँ बच्चे अपने बच्चों को कि यार एन्जॉय करो। ये जो आपको सीखने को मिल रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट है। ये सब ऐसा है जो आपके जीवन को बदलेगा। आपका ज्ञान कभी वेस्ट नहीं जाता है बच्चे और जितना ज़्यादा सही सोर्सेज़ से आप उसको एकत्रित कर सकते हो, उसमें कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अपनी जी जान लगा दो और उसपे महारत हासिल करने की कोशिश करो। यही फंडा है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। ठीक है? चलो शुरू करते हैं बच्चे अपने प्रावधानों के साथ। तो सबसे पहला आर्टिकल और जो सबसे महत्वपूर्ण भी है, वो है आर्टिकल 324। 324 से बच्चे सवाल आते रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, आते रहेंगे। इनफैक्ट इंटरव्यूअर्स का भी ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है क्योंकि हमारे देश में इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता है। तो करंट का सब्जेक्ट मैटर भी बन जाता है कई बार। तो फॉर दैट रीज़न आल्सो इट बिकम्स क्वाइट क्रूशियल कि आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को जानो। ठीक है? तो देखिए बच्चे ये प्रावधान क्या कह रहा है? ये कहता है सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन, कंट्रोल किस चीज़ का? इलेक्टोरल रोल्स के प्रिपरेशन का। इसके साथ-साथ जो इलेक्शंस हैं जो इलेक्शंस हैं, उनको कंडक्ट कराने का। इलेक्शंस को कंडक्ट कराने का। किस चीज़ के इलेक्शंस? पार्लियामेंट के इलेक्शंस मतलब लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ और जिन स्टेट्स में काउंसिल भी है तो काउंसिल। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। तो कौन-कौन से हो गए बच्चे? लोकसभा के मेंबर्स के इलेक्शंस, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के मेंबर्स के इलेक्शंस, जहाँ पे काउंसिल है उन काउंसिल्स के इलेक्शंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस। इन सारे इलेक्शंस की जो ज़िम्मेदारी है, मैं ज़िम्मेदारी ही बोलता हूँ बच्चे इसको, क्योंकि बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। ये मानिए डेमोक्रेसी का भार कंधों पे लेके चल रहे हैं। ये जो ज़िम्मेदारी है बच्चे, ये किसके पास है? ये है इलेक्शन कमीशन के पास। किसके पास? इलेक्शन कमीशन। एक ऐसी कमीशन जिसको इस भारतीय संविधान के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है और उसको ये इतनी महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी दी जा रही है। अब समझेंगे इसको, थोड़ा-सा समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे। देखो, वैसे तो हमने बहुत कमीशंस पढ़ी हैं, पढ़ेंगे आगे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और हर कमीशन का ये जो आइडिया ही है कमीशन का, इसका यही है कि भाई कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को एड्रेस करना है, डील करना है तो कमीशन एस्टेब्लिश कर दो। तो बहुत ही कॉमन सा आइडिया है। बट यहाँ पर ये जो बच्चे
जब मैं कहता हूं कि एक इलेक्शन कमीशन होगा और उस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी इन सारे इलेक्शंस को कंडक्ट कराना, इनके संबंध में इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, उनको सुपरवाइज करना, ये बच्चे कोई आम बात नहीं है। जैसे मैंने बोला आप लोगों को, ये ताकत नहीं, ये अथॉरिटी नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे देश का जो पूरा ताना बाना है वो इन इलेक्शंस पे ही डिपेंड करता है। ऐसा शायद ही कोई आपको आर्टिकल मिले इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अगर हम कुछ ग्रुप्स को छोड़ दें, से मौलिक अधिकारों को छोड़ दें, शायद ही कोई ऐसा आपको प्रावधान मिले जिसके अंदर पार्लियामेंट शब्द ना आए, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर शब्द ना आए, या फिर प्रेसिडेंट के मेंशन ना हो, या फिर वाइस प्रेसिडेंट की मेंशन ना हो, और भूल जाओ कि इनकी क्या पावर्स, क्या अथॉरिटीज है, वो तो आप सबको पता ही है, हम इतना लंबा सफर तय करके आ रहे हैं। तो हमारे पूरा भारतीय संविधान ये मान के चलो इस कमीशन के कंधों पर है, क्योंकि कौन प्रेसिडेंट बनता है या नहीं, कौन वाइस प्रेसिडेंट बनता है या नहीं, वो किस प्रोसीजर से बनेगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे उसमें फेयरनेस इंश्योर की जाएगी, कौन बैठेगा लोकसभा में, कौन बैठेगा राज्यसभा में, कौन ये सारे कानून पारित करेगा, कौन असेंबलीज के मेंबर्स होंगे, कौन काउंसिल्स के मेंबर्स होंगे, ये सब की रिस्पांसिबिलिटी केवल और केवल एक कमीशन के कंधों पर है, जिसको हम बोलते हैं बच्चे इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है बच्चे, जैसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो उसका हम लोग रोल मेंटेन करते हैं। रोल का मतलब होता है वो सारे लोग जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं। तो जब आपके पास वोटर आईडी कार्ड होता है, दैट मींस यू आर द पार्ट ऑफ द रोल। तो उसके संबंध में भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की, मान के चलो हर एक एस्पेक्ट जो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, इन 6 कैटेगरीज के जो मैंने आपको पढ़ाई, लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, काउंसिल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, वो पूर्णतः कमीशन के कंट्रोल में है, कमीशन की ही जिम्मेदारी है। तो ये जो हमारा आर्टिकल 324 है, इसका जो पहला क्लॉज है वो ये दिल खोल के घोषणा कर देता है। उसके बाद जब कहानी आगे बढ़ती है तो हमको क्लॉज 2 देखने को मिलता है बच्चे। ये कहता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है जिसको हमने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, इसमें कौन कौन होगा बच्चे? इसमें होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। कौन होगा? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा कौन होंगे? इलेक्शन कमिश्नर्स। कौन होंगे? इन एक्सप्रेशंस को बच्चे याद रखना। कौन होंगे? इलेक्शन कमिश्नर्स। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक होगा, और इसके अलावा कौन होंगे? इलेक्शन कमिश्नर्स। और इलेक्शन कमिश्नर्स कितने होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा, समय समय पर जरूरत के अनुसार डिसाइड करना। ठीक है, और ये जो प्रेसिडेंट की पावर है ये सब्जेक्ट होगी पार्लियामेंट के पावर की। मतलब हमारी ये जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन जो है, इसमें एक साहब तो है ही। वो साहब कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनके अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे या नहीं होंगे, तो कितने होंगे? ये प्राइमरीली जिम्मेदारी हमने किसको दी है? प्रेसिडेंट को। इसके अलावा जहां तक बात है बच्चे अपॉइंटमेंट की, मतलब इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की, या फिर बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी भी प्रेसिडेंट की है। पर वो अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोसेस होगा, उस सबके बारे में पार्लियामेंट कानून बना सकता है। पर जो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है टू डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स एंड टू अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स, वो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो काफी प्राइमरी रोल है हमारे प्रेसिडेंट साहब का, जहां तक बात इलेक्शन कमीशन के बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन की है कि उसमें कौन बैठेगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे हल्का सा आपको हिस्टोरिकल फैक्ट बताऊंगा जिससे आप थोड़ा सा ज्यादा कनेक्टेड फील कर सको। देखो हमारे भारतीय संविधान के अंदर, जब से हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, जब से ये इलेक्शन कमीशन का कॉन्सेप्ट हमने अडॉप्ट किया, फॉर अ लार्जर पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, जब से भारतीय संविधान आया है बच्चे, एक ही बंदा रहता था कमीशन में, जिसमें हम बोलते थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये लगभग मैं एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं बता सकता, एग्जैक्ट ईयर भी नहीं बता सकता, बट आइडिया दे सकता हूं, लगभग 40 साल तक ऐसे ही रहा। तो ये जाके बदलाव आना शुरू हुआ, आप ये मान के चलिए समवेयर अराउंड 1988 और 89, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा इलेक्शन कमिश्नर चुने गए प्रेसिडेंट के द्वारा। और जितना मुझे याद आ रहा है कि चुने गए थे ऑर्डर के द्वारा, उसके 1-2-3 साल बाद फिर वो ऑर्डर वापस भी ले लिया गया था। फिर मामला कोर्ट के सामने पहुंचा और फिर ये डिसाइड किया गया इट इज ऑलवेज बेटर कि चीफ जो हमारा इलेक्शन कमीशन हो उसमें केवल एक बंदा ना हो, एक से ज्यादा बंदे हो, मतलब रिप्रेजेंटेशन ब्रॉड होना चाहिए। इसका आधार वजह थी ऐसा कहने की कि वही है ना कि एक व्यक्ति के हाथ में इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना जस्टिफाइड फील नहीं होता है। इट इज ऑलवेज बेटर कि जितने बाकी के लोग हों जो रिस्पांसिबिलिटी को भी कंधा दें और जिम्मेदारी की तरफ अपने समझे, तो उतना ही बेहतर है। तो फिर ये ट्रेडिशन बन गया, मान के चलो 1990 से ये ट्रेडिशन बन गया कि भाई कमिश्नर साहब तो हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब तो हैं, उनके साथ साथ हमको बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स भी देखने को मिलते हैं, बट नंबर्स कुछ बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये बच्चे हम लोगों को देखने को मिलता है इस क्लॉज 2 के अंदर कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो पोस्ट फिक्स है, वो तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टैब्लिश किया कमीशन, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो होगा ही होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे या नहीं होंगे, तो कितने होंगे, उनका अपॉइंटमेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी अपॉइंटमेंट, ये सब प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसके बाद जब भी प्रेसिडेंट के द्वारा पावर को एक्सरसाइज किया जाता है क्लॉज 2 के अंदर और किसी व्यक्ति को इलेक्शन कमिश्नर चुना जाता है, तो उसका प्रभाव क्या होगा कि जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इस कमीशन का चेयरमैन बन जाता है। तो जब तक वो अकेला है फिर तो चेयरमैन वगैरह क्या है, वही है जो है सब कुछ। पर जैसे ही कोई और भी बंदा आता है कमीशन के अंदर, मतलब कोई भी इलेक्शन कमिश्नर चुना जाता है बाय द प्रेसिडेंट, तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये कौन बन जाता है? ये उस कमीशन का चेयरमैन बन जाता है। वो लोग कौन बन जाते हैं? मेंबर्स। ये चेयरमैन बन जाते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, और बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं व्हाट डू दे बिकम? दे बिकम द मेंबर्स। जब तक ऐसा नहीं हो रहा है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले बैठे जो लगभग 40 साल तक रहे, तो फिर कोई चेयरमैन के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है, वही है जो फैसला ले रहे हैं सर। ठीक है, तो ये है क्लॉज 3 के अंदर। इसके बाद आता है बच्चे क्लॉज 4, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग। ये कहता है हर एक जनरल इलेक्शन से पहले, जो जनरल इलेक्शन लोकसभा का हो सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली का हो सकता है, या फिर पहले जनरल इलेक्शन से पहले या उसके बाद जो इलेक्शन लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, ऐसी हर एक स्टेट में जहां पे काउंसिल उपस्थित है, इन सारी परिस्थितियों में जो हमारे प्रेसिडेंट साहब उनके पास एक और इंटरेस्टिंग पावर है बच्चे, कि वो इस इलेक्शन कमीशन से कंसल्टेशन करने के बाद, इलेक्शन कमीशन मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो मौजूद हैं, उनसे कंसल्ट करने के बाद रीजनल, ध्यान से देखना बच्चे एक्सप्रेशन, रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। किनको? रीजनल कमिश्नर्स को। जैसा भी उनको जरूरत लगे कि उनकी मदद की जरूरत है हमारे कमीशन को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब उनको अपॉइंट कर सकते हैं।
ठीक है? तो कहने का मतलब है, ऐसे समझो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एस्टेब्लिश पोस्ट है, उसके बारे में तो प्रेसिडेंट साहब का कोई डिस्कशन नहीं है, वो तो होंगे ही होंगे। अपॉइंट करने की जिम्मेदारी उनकी है, पर पोस्ट तो वो होगी ही होगी। इसके अलावा प्रेसिडेंट साहब का डिस्क्रिशन है बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का, पर फिर वो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर हो, ये तो इलेक्शन कमीशन का पार्ट है, दैट पार्ट ऑफ द कमीशन। इसके अलावा कभी लोकसभा के इलेक्शन के लिए, क्योंकि बच्चे लोकसभा के इलेक्शन बहुत बड़े लेवल पे होते हैं, एक साथ पूरे देश में होते हैं, या फिर किसी असेंबली के इलेक्शन के लिए, असेंबली के इलेक्शन में भी कई बार स्टेट्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, जैसे यूपी बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ बड़े बड़े स्टेट्स हैं, या फिर इन स्टेट्स में काउंसिल, तो काउंसिल के इलेक्शन के लिए अगर कभी भी प्रेसिडेंट साहब को ऐसा लगे कि ये जो हमारी इलेक्शन कमीशन है, जिसमें कमिश्नर है, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो बाकी कमिश्नर्स हैं, उनको सहायता की जरूरत है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी भी तो बहुत बड़ी है ना, कि उनको सहायता की जरूरत है, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब रीजनल कमिश्नर्स को चुन सकते हैं। ये रीजनल कमिश्नर्स की क्या जिम्मेदारी होगी कि जहां जहां पे भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, वो वहां पे एंश्योर करेंगे कि वही चीज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, इलेक्टोरल रोल वगैरह बनाने में सहायता करेंगे, जो भी काम है इलेक्शन कमीशन का उसमें हाथ बढ़ाएंगे, कहने का मतलब है रीजनल कमिश्नर्स। ये जो रीजनल कमिश्नर्स हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कमीशन। कमीशन में तो वही आते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ अपॉइंटेड, दे आर जस्ट दे आर, जो रीजनल कमिश्नर का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये केवल इमरजेंसी की सिचुएशन के लिए है, मतलब जरूरत पड़ती है तो, कभी अर्जेंसी पड़ती है तो इलेक्शन से पहले, इस कॉन्टेक्स्ट में तो प्रेसिडेंट साहब उस हेल्प को लेने के लिए रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट कर सकता है, दैट इज द आइडिया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, तीन तरीके के पद हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर्स जो कमीशन का पार्ट है, और रीजनल कमिश्नर्स, तो इनमें कभी कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे क्लॉज 5, ये कहता है कि पार्लियामेंट चाहे कोई भी कानून बनाए, मतलब पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उससे सब्जेक्ट रहते हुए, जो कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी और जो टीनर होगा ऑफिस का, मतलब जो ड्यूरेशन होगा इलेक्शन कमिश्नर्स का या फिर रीजनल कमिश्नर्स का, वो प्रेसिडेंट साहब ही निर्धारित करेंगे। अब ये देखो, दोनों ही जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर जो रीजनल कमिश्नर्स हैं, दोनों की जरूरत है या नहीं, दोनों को अपॉइंट करना है या नहीं, तो उसके बारे में प्रेसिडेंट साहब भी अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाकी की चीजें हैं जो उनकी नौकरी से संबंधित हैं, जैसे किन कंडीशंस पे वो अपनी सर्विस देंगे, क्या सैलरी होगी, क्या पेंशन होगी, क्या उनके राइट्स होंगे, ऑल ऑफ दैट, कितनी छुट्टी मिलेगी, वो सब सारी चीजें कंडीशन ऑफ सर्विस का पार्ट होती हैं, या फिर वो उनका ड्यूरेशन क्या होगा, फॉर हाउ लॉन्ग दे वुड सर्व, एक बार अपॉइंटमेंट के बाद, ये सब भी प्रेसिडेंट साहब ही डिटरमाइन करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नहीं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सपोज जो कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश कर रहा है, जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर जो रीजनल कमिश्नर्स हैं, उनके रिलेशन में प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टू डिटरमाइन द टीनर ऑफ देयर ऑफिस। ठीक है, इसके बाद बच्चे प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो कहता है कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको रिमूव नहीं किया जाएगा उनके ऑफिस से जब तक कि वही प्रोसीजर फॉलो ना हो जो प्रोसीजर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए लगता है, और जो कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, उनको उसको भी कभी नहीं बदला जाएगा उनके डिसएडवांटेज में एक बार उनके अपॉइंटमेंट होने के बाद। अब देखो, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके संबंध में कुछ एडिशनल प्रोटेक्शन दी गई है। अब ये प्रोवाइजो है बच्चे केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स या फिर रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में नहीं, केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे पहले जब भी बात आएगी रिमूवल की, हटाने की, मतलब टेन्योर पूरा होने से पहले अगर आप हटाना चाहते हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो बच्चे वही प्रोसेस फॉलो करना है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए करना होता है, जो हमने पढ़ा था जब हम लोग यूनियन जुडिशरी पढ़ रहे थे। तो जो सेम प्रोसेस है, और बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है, मैंने आपको समझाया था एक एक उसकी रिक्वायरमेंट, वो सेम एग्जैक्ट सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, केवल वही तरीका है टेन्योर पूरा होने से पहले या फिर रिटायरमेंट एज आने से पहले किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का। और दूसरी बात, जिन कंडीशंस ऑफ सर्विस पे किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया गया, मतलब जो उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, तो जो कंडीशंस ऑफ सर्विस एग्जिस्ट करती थी, वो अपने पूरे टेन्योर के दौरान उन्हीं कंडीशंस ऑफ सर्विस के आधार पर ही काम करेंगे। उन कंडीशंस ऑफ सर्विस को इंप्रूव तो किया जा सकता है, बेनिफिट्स को बढ़ाया तो जा सकता है, पर उनको कम नहीं किया जा सकता है उस टेन्योर के चलते चलते। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिचुएशन में हमने थोड़ा सा देखा कि अदर प्रोटेक्शंस हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रोवाइजो कहता है कि जो बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स हैं या फिर जो रीजनल कमिश्नर्स हैं, उनको तब तक नहीं हटाया जाएगा, उनको रिमूव तब तक नहीं किया जाएगा तब तक जब तक हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड ना करे, जब तक हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड ना करे। अब देखना यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात आपको सीखने को मिलेगी। देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के लिए तो यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में है, बट व्हेन इट कम्स टू द रिमूवल ऑफ द अदर इलेक्शन कमिश्नर्स या फिर रीजनल कमिश्नर्स, उनके सिनेरियो में, उन लोगों के सिनेरियो में जो रिमूवल है, उसके लिए वो वाला प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के रिमूवल में लगता है। मतलब उनको नॉर्मली रिमूव किया जा सकता है जैसे कि किसी भी अदर एम्प्लॉय को निकाला जा सकता है। बस यहाँ पे एक कंडीशन है कि किसी भी अदर इलेक्शन कमिश्नर को या किसी भी रीजनल कमिश्नर को तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा करने को ना बोले, मतलब इसके बारे में रिकमेंडेशन ना दे। तो एक्चुअल में अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन का जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसके अंदर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हाथों में कंट्रोल दे रहे हैं बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल का भी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऐसा आपको बाकी के कमीशंस में देखने को नहीं मिलेगा आमतौर पर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद तो प्रोटेक्टेड है, इसको नहीं निकाल सकते until unless you have to follow the procedure सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए। बट फॉर द रिमूवल ऑफ द अदर कमिश्नर्स, फॉर द रिमूवल ऑफ द अदर रीजनल कमिश्नर्स, उनके बारे में उसके पास कंट्रोल है। एक तो प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हमको रिकमेंडेशन चाहिए। तो क्या सीखा हमने बच्चे अपॉइंटमेंट के बारे में, रिमूवल के बारे में, टेन्योर के बारे में? देखो, अपॉइंटमेंट हम सभी को पता है कि प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं, फिर वो चाहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, फिर वो चाहे अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हो, फिर वो चाहे रीजनल कमिश्नर्स हो, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं। टेन्योर भी प्रेसिडेंट साहब डिसाइड कर रहे हैं कि चाहे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, फिर वो चाहे इलेक्शन कमिश्नर हो, फिर वो चाहे रीजनल कमिश्नर हो, कितने ड्यूरेशन के लिए उनका क्या टेन्योर ऑफ ऑफिस होगा, उसके बारे में भी प्रेसिडेंट साहब के पास कंट्रोल है। जब बात आती है रिमूवल की और कंडीशंस ऑफ सर्विस की, यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। जहां तक बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है, उनके रिमूवल के लिए हमको सुप्रीम कोर्ट के जजेस वाला ही प्रोसीजर लगाना पड़ेगा,
जहां तक बात अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की या रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स की, उनके लिए ऐसा कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिकमेंडेशन चाहिए होगी निकालने के लिए। ये फर्क हो गया किसमें, रिमूवल में। फिर फर्क है कंडीशंस ऑफ सर्विस में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जिन कंडीशंस पे होता है वो वही कंडीशन रहेंगी या उससे इंप्रूव होंगी, यू कांट चेंज देम टू देयर डिसएडवांटेज। जहां तक बात कंडीशंस ऑफ सर्विस की है, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स की या फिर रीजनल कमिश्नर्स की, वो प्रेसिडेंट साहब डिटरमाइन करते हैं, और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा है जो रोकता हो प्रेसिडेंट साहब को टू चेंज दोस कंडीशंस टू द डिसएडवांटेज। ऐसा कुछ लिखा नहीं, वैसे ऐसा होता नहीं है बच्चे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको फिर इंडिपेंडेंस पे क्वेश्चन आ जाता है कमीशन की, तो ऑब्वियसली बात है दैट इज नॉट द थिंग जो हमको देखने को मिलेगी, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा अभी तक हमको देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद आता है बच्चे हमारा क्लॉज 6। ये कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं या फिर जो हमारे गवर्नर साहब हैं, पहली बार गवर्नर का मेंशन आया है, जब उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी, अगर की जाती है तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो ये जिम्मेदारी होगी हमारे प्रेसिडेंट साहब की, हमारे गवर्नर साहब की, क्योंकि बच्चे शेल लिखा हुआ है, जिम्मेदारी बोला ना तो शेल लिखा हुआ है, कि वो क्या करेंगे, हमारी इलेक्शन कमीशन को या फिर जो हमारे रीजनल कमिश्नर्स हैं उनको स्टाफ प्रोवाइड करेंगे जो भी जरूरी होंगे अपने काम को पूरा करने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्शन हो रहे हैं लोकसभा के स्टेट लेवल पे, और आप देख रहे हो कि जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स हैं या फिर सरकारी यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर्स हैं या फिर जो बाकी का स्टाफ है, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं इलेक्शन में। आपने नोटिस किया है कभी? उसी की बात हो रही है कि अगर कभी भी इलेक्शन कमीशन हेल्प मांगता है किसी भी स्टेट के संबंध में गवर्नर से या पूरे भारत क्षेत्र के बारे में प्रेसिडेंट से, कि भाई मेरे को आप सपोर्ट दो, स्टाफ दो, जो लोग हमारे लिए काम करें, क्योंकि यार इतना बड़ा इवेंट है, हमको बहुत सारे लोग चाहिए फॉर दैट रीजन, तो ये जिम्मेदारी होती है प्रेसिडेंट साहब की, गवर्नर साहब की, कि वो जो रिक्वायर्ड स्टाफ है उसको प्रोवाइड करवा के दे। ठीक है, स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नर की हो जाएगी और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट साहब की हो जाएगी। तो ये है बच्चे हमारा आर्टिकल 324, जिसके अंदर हमने जहां एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कमीशन की बात पढ़ी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फिक्स्ड पद पढ़ा, फिर बाकी के इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में डिस्कशन पढ़ी जो प्रेसिडेंट साहब के पास है, और रीजनल कमिश्नर्स का भी जिक्र हमने देखा। फिर जो फर्क है उनके रिमूवल के कॉन्टेक्स्ट में, उनके कंडीशंस ऑफ सर्विस वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में, उनको जाना परखा और समझा। तो आर्टिकल 324 एक ऐसा आर्टिकल है जिसे कई बार आपको देखने को मिलेगा कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, और जब आप सब्जेक्टिव आंसर भी लिखोगे कभी, तो ये कुछ बातें होंगी जो आपको सबसे पहले लिखनी होंगी, शायद आपके इंट्रोडक्शन का पार्ट बने या फिर जो मेन बॉडी होगी आपके आंसर का, उसके जो शुरू के पहले दूसरे पैरा होंगे उनमें आपको यही बातें लिखनी होंगी। तो ये दोनों एस्पेक्ट से ही, प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से भी, मेंस के एस्पेक्ट से भी, जो आर्टिकल 324 है, इट बिकम्स क्वाइट क्रूशियल। तो इसको आप 2-4 बार, वैसे तो बड़ा ईजी सा है, मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताया आपने लिख भी लिया, आपको समझ में भी आ गया, तो बस उसी को रिटेन करके रखना है दिमाग में, दैट इज इट। ठीक है, अब डिस्कशन को बच्चे आगे बढ़ा रहा हूं। अगला जो बच्चे हमारा आर्टिकल है वो है 325, और ये बड़ा बेसिक आर्टिकल है। अब इनफैक्ट जो ज्यादातर आर्टिकल है वो कंपैरेटिवली हल्के आर्टिकल आएंगे। ये कहता है कि एक जनरल इलेक्टोरल रोल होगा, एक जनरल इलेक्टोरल रोल होगा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, फिर वो चाहे इलेक्शन पार्लियामेंट के लिए हो रहे हो, फिर वो चाहे इलेक्शन स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हो रहे हो, और कोई भी व्यक्ति इनएलिजिबल नहीं होगा रोल का पार्ट बनने के लिए केवल इस आधार पर कि वो किसी विशेष धर्म का है, नस्ल का है, जाति का है, सेक्स का है, या इनमें से किसी भी आधार पर। मतलब बात बहुत बेसिक सी है, और ये कहीं ना कहीं हमारा आर्टिकल 14 खड़ा हुआ है इसके पीछे। ये बस ये कह रहा है कि हमारे देश के अंदर जो इलेक्टोरल रोल बनाने की जिम्मेदारी है कमीशन की, वो अपनी जिम्मेदारी को एक जनरल इलेक्टोरल रोल के आधार पर ही बनाएंगे। हमारे यहाँ कभी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सेक्स के आधार पर, नस्ल के आधार पर इलेक्टोरल रोल्स नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों बोलना पड़ा, क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि हमारा जो रीसेंट मॉडर्न हिस्ट्री है, जो अंग्रेजों ने कुछ कदम लिए आखिरी के 40-45 साल में हमारी आजादी से पहले, वहां पे कुछ ऐसे कदम लिए गए थे कुछ विशेष धर्मों के लिए, कुछ विशेष लोगों के लिए। तो इसलिए ये क्लैरिफिकेशन देना बहुत जरूरी था कि हमारे आजाद भारत देश के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट रोल्स के लिए कोई जगह नहीं है। हर एक भारतीय नागरिक के लिए, फिर वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी सेक्स का हो, वही जनरल इलेक्टोरल रोल होगा, और उसके पास पूरा अधिकार होगा उसका पार्ट बनने का। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी कमीशन उसको उससे ये अधिकार नहीं छीन सकते, केवल इस वजह से कि वो किसी फलानी जाति का है, या फलानी धर्म का है, या फलाने सेक्स का है। ठीक है, तो न्यूट्रलिटी ऑन ऑल दीज बेसिस, जहां तक बात इलेक्टोरल रोल का पार्ट बनने की है, क्योंकि भारतीय नागरिक, अगर हम लोग अपने कॉन्टेक्स्ट से देखें तो हमारे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण यही बात है ना कि हम रोल का पार्ट बन सके, मतलब हमारे पास वोट देने का अधिकार आए। तो उसमें ही अगर हमारे साथ पक्षपात करने लगोगे आप, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, सेक्स के आधार पर, तो किस बात की आजादी है भाई? तो फर्क ही क्या है? क्या माय पॉइंट? दैट इज द रीजन, क्योंकि जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया था वहां पर लैंड होल्डिंग्स के आधार पर, धर्मों के आधार पर, कुछ स्टांसेस में जातियों के आधार पर डिनाई किया जाता था कि आप लायक नहीं है, सेक्स के आधार पर, सॉरी, ये डिनायल एग्जिस्ट करता था। ये केवल भारतीय हिस्ट्री नहीं है, आप दुनिया के किसी भी देश की हिस्ट्री उठा के देख लो, इंग्लैंड की हिस्ट्री उठा के देख लो, ऑस्ट्रेलिया की उठा के देख लो, लुक एट द हिस्ट्री ऑफ कनाडा, भले ही वो काफी इतना डिटेल नहीं है, बट फिर भी आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं काफी रिसेंट तक। आज भी कहीं कहीं ऐसा आपको देखने को मिल सकता है अगर आप पढ़ो सही से। तो हमारे भारतीय देश में सबकी कोई जगह नहीं थी, तो हमने क्लियरली प्रावधान बना दिया कि नहीं, जनरल इलेक्टोरल रोल होगा, एक होगा। इसके बाद आता है बच्चे हमारा आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखेंगे बच्चे। बच्चे जो इलेक्शन होंगे लोकसभा के लिए, जो इलेक्शन होंगे किसी भी राज्य की असेंबली के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, वो बच्चे एडल्ट सफरेज के आधार पर होंगे, एडल्ट सफरेज के आधार पर होंगे। और ये एडल्ट सफरेज का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, जो 18 साल से कम का नहीं है, वो वोट डाल सकेगा। या फिर कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य आधार पर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, अन्य आधार क्या हो सकते हैं? जैसे नॉन रेसिडेंस, जैसे अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जैसे अपराध, जैसे करप्ट प्रैक्टिस, इलीगल प्रैक्टिस, ये सब आधार हो सकते हैं जिसके बारे में पार्लियामेंट अगर कानून बनाए या फिर स्टेट असेंबली कानून बनाए तो उस आधार पर हम लोग डिनाई कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है हमारा जो आर्टिकल 326 है वो कह रहा है
और ये जुड़ा हुआ है 325 के अंदर जो हमने बात पढ़ी ना कि कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा, उसी से जुड़ा हुआ, उसी से निकल के आ रहा है इनफैक्ट, कि हर एक वो व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है टू पार्टिसिपेट इनटू द इलेक्शंस। हर एक वो व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और जिसकी उम्र 18 या उससे ऊपर है, प्राइमरी लेवल पे वो अधिकारिता रखता है हमारे इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बनने का, मतलब इलेक्टोरल रोल पे आने का और वोट डालने का, अनटिल एंड अनलेस वो किसी अन्य आधार पर डिस्क्वालीफाई ना किया जाए किसी भी कानून के द्वारा जिसको पार्लियामेंट ने बनाया हो या फिर असेंबली ने बनाया हो। और क्या क्या कॉमन आधार हो सकते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के? किसी भी व्यक्ति का अपराधी होना, वैसे अपराधी होना अपने आप में नहीं, सीरियस अपराधी होना, किसी भी व्यक्ति का इलेक्शन के संबंध में करप्ट और इलीगल प्रैक्टिसेस का अडॉप्ट करना, किसी भी व्यक्ति का खासकर जब स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं किसी विशेष क्षेत्र से बिलोंग ना करना जिसके इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो दीज मे बी द फ्यू ग्राउंड्स जिनके आधार पर अगर कानून बनता है और उसके द्वारा डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो शायद आपको इलेक्टोरल रोल का पार्ट ना बनाए फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्शन, या फिर मतलब आप पार्टिसिपेट ना कर पाओ। अदरवाइज सब्जेक्ट टू दीज डिस्क्वालिफिकेशंस हर एक वो व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और जिसकी उम्र 18 या उससे ऊपर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है इनटू द इलेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पे मेरा पार्टिसिपेशन मतलब वोट डालने से, अभी हम लोग इलेक्शन वगैरह कंटेस्ट करने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये 21 साल हुआ करता था, अभी 18 हो गया है, तो ये भी एक एलिमेंट है जो हमको देखने को मिला है। बाकी तो लगभग लगभग यही है जो सिस्टम चला रहा है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से अभी तक। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है बच्चे, वो है आर्टिकल 327। आर्टिकल 327 क्या कहता है कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो समय समय पर कानून बना सकता है और कानून बना के प्रावधान बना सकता है उन सारे सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में जो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। किसके इलेक्शन से जुड़े हुए हैं? लोकसभा या राज्यसभा से, असेंबली या फिर काउंसिल से। और ये क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सब्जेक्ट मैटर्स हो सकते हैं कानून के? जैसे कि इलेक्टोरल रोल को प्रिपेयर करना, कॉन्स्टिट्यूशन को डिलिमिट करना, या फिर बाकी की जो भी जुड़ी हुई चीजें हैं जो जरूरी हैं एक सही मायने में फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराने के लिए। अब देखो यहाँ पे एक बात समझने वाली है बच्चे, और मैं आपको बता दूं कि जो अभी हमने बात पढ़ी अंडर आर्टिकल 326, उसमें मैंने आपको बताया जो एडल्ट सफरेज वाली बात या सिटीजन इंडियन सिटीजन होने वाली बात, वहां पे याद रखना कि जो आर्टिकल 326 है इट ओनली अप्लाइज टू द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा एंड टू द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एडल्ट सफरेज वाली बात काउंसिल्स पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स पे और राज्यसभा पे लागू नहीं होती है, ना ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ना ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्योंकि ये सारे इलेक्शंस में हर कोई भारतीय नागरिक वोट नहीं डाल सकता है जो एडल्ट है। केवल लोकसभा केवल लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन ऐसे होते हैं जो एडल्ट सफरेज के आधार पर होते हैं। तो ये बात बताना भूल गया था, तो मुझे याद आ गई। जहां तक बात बच्चे आर्टिकल 327 की है, अब देखो हमने कमीशन स्थापित कर दी और कमीशन को जिम्मेदारियां दे दी, वो बात ठीक है, पर बच्चे कानून भी तो बनाने पड़ेंगे जो जरूरी है। कानून बनाने की तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उसी के बारे में बच्चे हमारा जो आर्टिकल 327 है वो प्रावधान बनाता है और पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि जहां तक बात लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली या काउंसिल के इलेक्शंस की है, अभी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। जहां तक बात पार्लियामेंट के ही पास पावर है, भले असेंबली और काउंसिल के इलेक्शन की बात हो। जहां तक बात लोकसभा, राज्यसभा, असेंबली, काउंसिल के इलेक्शंस की, जो पार्लियामेंट है, जो इलेक्शन से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर है उनके बारे में कानून बना के जो भी जरूरी प्रोविजंस को एस्टेब्लिश करना है वो कर सकती है, जिसमें दो दो चीजों को स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। वैसे हो तो हजारों चीजें सकती हैं इलेक्शन से जुड़ी हुई, पर दो का स्पेसिफिक मेंशन है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और दूसरा डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो जहां तक बात प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स की है, इसमें तो बच्चे मैं बोलूंगा कि चलो कानून तो बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, बट प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी हमारे इलेक्शन कमीशन की ही रहेगी और वो अपने हिसाब से अपने सिस्टम के आधार पर इस काम को करता है। पर ये जो दूसरा वाला आप लोग देख रहे हो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये बच्चे बड़ा ही ट्रिकी चीज है, ये बड़ा ही डिस्प्यूटेड सब्जेक्ट मैटर रहा है। ये आपको रियलाइज हो जाएगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और पहले भी हुआ होगा। डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, पहले समझो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि एक कोई भौगोलिक क्षेत्र जिसमें एक सीट है, कोई पर्टिकुलर सीट है, फिर वो चाहे असेंबली की हो, फिर वो चाहे लोकसभा की हो। तो हमारा पूरा देश है, उसको हमने छोटे-छोटे टुकड़ों में बांट रखा है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट रखा है। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहां से कहां तक होगी, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिमिटेशंस कहां होंगी, कितनी होंगी, कितनी बड़ी होगी, कहां से कहां तक होगी, जहां पे एक सीट बनेगी, इसके बारे में कानून बनाने की पावर बच्चे पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट कानून के आधार पर ही इस डिलिमिटेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें इलेक्शन कमीशन का ही प्राइमरी रोल है, बट फिर भी जो कंट्रोल है वो बच्चे पार्लियामेंट के पास होता है कि वो डिलिमिट करती है कॉन्स्टिट्यूएंसी को। और इसको माना जाता है हमारे भारतीय संविधान के अंदर कि ये बहुत ही अट से कि बहुत ही सीरियस पावर हम लोगों ने पार्लियामेंट को दे दी है। पर हमारे पास और ऑप्शन भी नहीं था, किसको देते? क्या ऑप्शन था? प्रेसिडेंट को देते। प्रेसिडेंट गवर्नमेंट के कहने पे चलता, और हर एक स्टेट को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में मोल्ड करना वो तो बच्चे खतरे से खाली ऑब्वियसली नहीं था। फॉर दैट रीजन पार्लियामेंट वाज द ओनली ऑप्शन। तो पार्लियामेंट को एडॉप्ट किया गया, पर फिर भी बहुत सीरियस पावर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे एलिगेशन हमेशा लगते रहते हैं, लगते रहेंगे हमेशा जब तक ये पावर रहेगी कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर मैनिपुलेशन पॉसिबल तो है। जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरीके से मोल्ड कर दो कि जिस जाति का या जिस धर्म का आपका कैंडिडेट होने वाला है उस धर्म या उस जाति के लोग ज्यादा आ जाए उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ऐसा हो सकता है। अब ऐसा होता है, आई कांट कमेंट ऑन दैट, बट पॉसिबल। बट देखो मिसयूज तो बच्चे हर चीज का पॉसिबल है। अगर हम मिसयूज पे आएंगे तो फिर कानून सब्जेक्ट को डिलीट करना पड़ेगा हम लोगों को, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मिसयूज तो हर कानून हो सकता है। वो तो इंटेंशन की बात है कि भाई जिस व्यक्ति के पास पावर है वो किस इंटेंशन के साथ उस पावर को एक्सरसाइज कर रहा है। बट हमको एज अ लॉ स्टूडेंट अभी इतना याद रखना कि जो पार्लियामेंट है इट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज इन रिलेशन टू ऑल दी सब्जेक्ट मैटर्स जो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, जिसमें इंक्लूड होता है इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चा आर्टिकल 328। अब आप देख रहे हो कैसे छोटे छोटे से आर्टिकल हैं, बहुत बेसिक बेसिक। 324 है बस जो मेन आर्टिकल है, फिर तो ये एक एक बात वाले आर्टिकल्स है। फिर आता है बच्चा आर्टिकल 328। ये कहता है कि जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है वो समय समय पर कानून के माध्यम से प्रावधान बना सकती है ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में जो इलेक्शन से जुड़े हुए हैं। किसके इलेक्शन से जुड़े हुए हैं? किसके इलेक्शन से जुड़े हुए हैं? स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन से जुड़े हुए हैं, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें इंक्लूड होगा इलेक्टोरल रोल का प्रिपरेशन और उसके अलावा जो भी नेसेसरी सब्जेक्ट मैटर्स हैं जो जरूरी हैं प्रॉपर इलेक्शंस को एंश्योर करने के लिए। अब यहाँ पे आपका हल्का सा बच्चों को मैंने देखा कि कंफ्यूज हो जाते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 327 के अंदर कि यही सेम पावर हमने अभी पार्लियामेंट को दी है कि पार्लियामेंट जो है वो
नेसेसरी प्रोविजंस क्रिएट करता है जो इलेक्शन के लिए जरूरी है, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स और डिलिमिटेशन ऑफ टेरिटरीज। हम ये सेम पावर अब किसको दे रहे हैं? स्टेट लेजिस्लेचर को, कि वो भी इलेक्शन से संबंधित जो सब्जेक्ट मैटर्स हैं उनके बारे में प्रावधान बना सकता है, इंक्लूडिंग इलेक्टोरल रोल्स। यहाँ पे डिलिमिटेशन को नहीं लिखा हुआ है, आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे केवल इलेक्टोरल रोल्स लिखा हुआ है, बाकी के जो जुड़े हुए मैटर्स हैं। तो ये कैसे होगा? ये ओवरलैप नहीं हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट नहीं हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चे, स्टेट लेजिस्लेचर के भी पास पावर है, बस फर्क ये है कि पार्लियामेंट के पास जो पावर है वो लोकसभा के इलेक्शंस को भी कवर कर सकती है, राज्यसभा के इलेक्शंस को भी कवर कर सकती है, असेंबली के इलेक्शंस को भी कवर कर सकती है, काउंसिल के भी इलेक्शंस को कवर कर सकती है। पर किसी फलानी स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है वो लिमिटेड है, उस स्टेट की असेंबली तक, उस स्टेट की काउंसिल तक, अगर काउंसिल है तो उस स्टेट में। तो पहले तो पावर का एक्सटेंट लिमिटेड है। दूसरा, अगर पावर एक्सरसाइज होती भी है स्टेट लेजिस्लेचर के भी द्वारा, पार्लियामेंट के भी द्वारा, उसी सेम मुद्दे के बारे में, और अगर दोनों में कोई कंफ्लिक्ट है तो बच्चे पार्लियामेंट वाला कानून माना जाता है। तो ये जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की टू मेक प्रोविजंस इन रिलेशन टू द इलेक्शन, ये सब्जेक्ट है पार्लियामेंट की पावर के। अगर पार्लियामेंट ने सब्जेक्ट मैटर के बारे में कानून नहीं बना रखा है और स्टेट बना रही है तो वो बढ़िया है, बट अगर पार्लियामेंट ने भी बना दिया, पार्लियामेंट का कानून पहले से चला आ रहा है, देन पार्लियामेंट का कानून माना जाएगा, भले वो उसी के राज्य की बात हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बैलेंस को रीच आउट किया है। तो 327, 328 बिल्कुल सिमिलर है, बस आपको थोड़ा सा बदलाव करना है, एक जगह पार्लियामेंट है, एक जगह स्टेट लेजिस्लेचर है। इसके बाद आता है बच्चे हमारा आर्टिकल 329। अब ये जो आर्टिकल है 329 जो आप अपने सामने देख रहे हो, ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है, चाहे कुछ भी लिखा हो इस भारतीय संविधान के किसी भी प्रावधान के अंदर, किसी भी कानून की वैलिडिटी, जो कानून कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डिलिमिटेशन के बारे में है, या फिर किसी भी सदन के अंदर सीट्स के अलॉटमेंट के बारे में है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर, जिसको बनाया जा रहा है आर्टिकल 327 के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर आर्टिकल 328 के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको कभी कोर्ट में घसीट नहीं जा सकता है, मतलब उसके ऊपर कभी कोर्ट के अंदर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। अभी आपने देखा होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिब्यूनल्स वाली बात, वहां पे रेफरेंस आया था ना आर्टिकल 329 का, अब आपको समझ में आएगा कि क्या था वो। मतलब ये जो पावर है ना पार्लियामेंट की और स्टेट लेजिस्लेचर की, जिसको भी हमने पढ़ा 327 और 328 के अंदर, जिसमें सारे सब्जेक्ट मैटर्स इंक्लूडेड थे, खासकर इलेक्टोरल रोल्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही निकल के आता है बच्चे अलॉटमेंट ऑफ सीट्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आधार पर ही सीट अलॉट होंगी भाई, क्या 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 है। इनके बारे में जब कानून बन जाता है, वो बच्चे कानून इम्यून है कोर्ट के एडजुडिकेशन से। कोर्ट के सामने ऐसे किसी भी कानून पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, इम्यून है, कंप्लीटली इम्यून है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको माना जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन में, खासकर इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन से ही निकल के आएगा विधायिका, लेजिस्लेचर, उसी से निकल के आएगी सरकार, अगर ऐसे किसी चीज में हम लोग कोर्ट को पावर एक्सरसाइज करने देंगे तो कहीं ना कहीं वही वाली बात है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उसको उस पर थ्रेट देखने को मिलता है। तो फॉर दैट रीजन हमने इलेक्शंस के किसी भी मुद्दे पे, मैं आपको बताऊं टू वेरी ऑनेस्ट, कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को खत्म कर रखा है, छीन रखा है। तो जो भी कानून बनता है 327 के अंदर, 328 के अंदर, कोर्ट के सामने उस पर क्वेश्चन नहीं रेज किया जा सकता है। इसके बाद ये देखना, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई भी इलेक्शन, फिर वो चाहे लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, या फिर काउंसिल का हो, कभी भी उसके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, कभी भी नहीं। एक बार इलेक्शन कंडक्ट हो गए, वो जो प्रोसेस है या फिर वो जो बंदा है, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं उठाएंगे किसी भी कोर्ट के अंदर, फिर वो चाहे इलेक्शन लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, काउंसिल का हो, असेंबली का हो। पर ये जो प्रोटेक्शन है ये एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कभी कभी हो सकता है कि सही में कुछ गड़बड़ हुई हो और इंटरफेरेंस की जरूरत पड़े। केवल एक तरीका है चैलेंज करने का किसी भी इलेक्शन को, और वो तरीका है इलेक्शन पिटीशन। मतलब किसी की भी केस के अंदर या कार्रवाई के अंदर जब हम क्वेश्चन करते हैं इलेक्शन को, तो उसको बोलते हैं इलेक्शन पिटीशन। अब ये जो इलेक्शन पिटीशन है किस अथॉरिटी पे जाएगी, कोई स्पेशल ट्राइब्यूनल बनेगा, कोई स्पेशल अथॉरिटी बनेगी, और किस तरीके से जाएगी, क्या प्रोसीजर लगेगा, उसके बारे में कानून हमारी एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर बनाएगी। एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट, डिपेंडिंग कि वो इलेक्शन कौन से लेवल का है। तो कहने का मतलब है जहां तक डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात है, अलॉटमेंट ऑफ सीट्स की बात है, उसके बारे में तो कोई इंटरफेरेंस पॉसिबल ही नहीं है। बट जहां तक बात इलेक्शन को क्वेश्चन करने की बात है, तो वहां पे प्राइमरी लेवल पे तो इंटरफेरेंस पॉसिबल नहीं है, बट एक तरीका है और वो है इलेक्शन पिटीशन का। पर इलेक्शन पिटीशन के संबंध में जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रोसीजर है, उसके बारे में कानून बनाने की पावर हमने पार्लियामेंट को ही दी है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को ही दी है, डिपेंडिंग कि इलेक्शन कौन सा है। और ये पावर में इंक्लूड होगा व्हाट वुड बी द प्रोसीजर, कौन सी अथॉरिटी होगी जो एड्रेस करेगी इलेक्शन पिटीशन को, सब कुछ। तो यहाँ पे हमने स्पेस क्रिएट तो किया है, बट वो स्पेस भी कोर्ट के अंदर नहीं आ रहा, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के ही कंट्रोल में है। तो आर्टिकल 329 बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले एक और आर्टिकल हुआ करता था 329A, अब वो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो कहानी यहीं पे खत्म हो गई हमारे बच्चे इस पर्टिकुलर पार्ट की। तो इसी के साथ हमारा इलेक्शन से जुड़े हुए जो प्रोविजंस हैं पार्ट 15 के अंदर, मतलब आर्टिकल 324 से लेकर जो 329 तक की कहानी हमने पढ़ी, ये बच्चे यहाँ पे आके हो जाती है खत्म। अब आप देखिए, आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब आप रिवाइज करेंगे आज के सेशन के खत्म होने के बाद, जब आप पार्ट 15 को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे उसको जो पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया, जैसे सबसे पहले पूरा ध्यान आपका आर्टिकल 324 पे होना चाहिए, पहले उसको समझ लो अच्छे से, उसको पहले पूरा जज कर लेना बढ़िया से, टाइम लगा लेना, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, 325 को देखोगे, 326, 327 को देखोगे, 328 एंड फाइनली 329 बारी से। ठीक है, जैसे ये सारे आर्टिकल्स हैं 326, 327, 328, ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये तो आसानी से हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी नहीं करनी है, समझना है, एक कहानी की तरह समझना है, क्योंकि जब आपको आंसर लिखना होगा डिस्क्रिप्टिव तो स्टोरी फॉर्म में आएगा। बहुत गंदा लगता है आंसर जब आप आर्टिकल वाइज वहां पे लिख के आते हो, 324 और आर्टिकल उतार रहे हो, वहां पे 325 आर्टिकल उतार, रेफरेंस दे दो आर्टिकल की, बात ठीक है, या बता दो ये आर्टिकल लिखा है, पर उसको आर्टिकल की फॉर्मेट में लिख रहे हो तो फोटो कॉपी करके ले जाते हैं स्टैच्यू से, बहुत गंदा तरीका है आंसर करने का। इसलिए कहता हूं उसको पढ़ लो, पढ़ोगे 4 बार तो कहानी बनेगी दिमाग में, फिर उस कहानी को लेके आएंगे। ठीक है, और मैं संडे को क्लास लूंगा बच्चे आंसर राइटिंग का, मतलब मेंस के पेपर को डिस्कस करेंगे, तो वहां पे ये सब का डिस्कशन हम लोग करेंगे संडे को। ठीक है, चलो अब ब्रेक ले लेते हैं आधे घंटे का। अब मैं आप सभी लोगों को मिलूंगा बच्चे 8 बजे, और 8 बजे जो हमारा सेशन होगा, हम लोग अपने अगले पार्ट पे मूव ऑन करेंगे, जो रिजर्वेशन वाले कॉन्टेक्स्ट में है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का थोड़ा बहुत डिस्कशन आएगा पार्ट 16 के अंदर, तो ज्यादा नहीं कवर करूंगा, मैं समझता हूं कि आज का लास्ट सेशन है और आप लोगों का दिमाग लगभग भर गया है। 3 आर्टिकल्स, बस 3 आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, जानबूझ के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बेसिक इंट्रो मिल जाए, कल हम इस पूरे पार्ट को कवर कर देंगे कल की क्लासेस में। ठीक है, थैंक यू सो मच, कम बैक एट 8, विल कंटिन्यू द डिस्कशन, बाय बाय।